आता हूँ अनिल जी के पास। अनिल जी, मेरी एक सत्ताधीशों की पार्टी के व्यक्ति से बात हो रही थी, तो बोलते हैं कि आपको क्या आसार लगते हैं? तो मैंने कहा बीजेपी वापस आ सकती है। बोलते आपको भरोसा है? मैंने कहा हाँ। बोलता वो कैसे, कोई तरीका बताइए आप। मैंने कहा तरीका ऐसा बताऊंगा कि आप भी चौंक जाओगे। बोलते नहीं सर, बता दो आप। मैंने कहा चुनाव से 3 महीना पहले फरवरी के महीने में मोदी जी अनाउंस कर दें कि मैं राजनीति से रिटायर हो रहा हूं और आप मुझे और भारतीय जनता पार्टी को एक, क्या कहते हैं कि, अपना आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लेके आए और ये मेरे प्रति आपकी कृतज्ञता होगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे भारतीय आपके जाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं। बोलते ये क्या कह रहे हो, आप तो मोदी को निकाल के गवर्नमेंट ला रहे हो। मैं कहा वो एक आसरा है आपका कि मोदी अगर ये अनाउंस कर देंगे तो सिंपैथी वोट मिल जाएगा बीजेपी को। मैं आपको बताऊं। बोलते ये तो हमने सोचा नहीं कभी। मैंने कहा नहीं सोचा था, आप सोच लो। मोदी रहेंगे तो शायद आप सत्ता में ना आ पाओ, लेकिन अगर मोदी अनाउंस कर दे कि मैं जा रहा हूं तो देर इज 90% चांस यू विल मेक ए कम बैक। यार बड़ी अजीब सी कहानी कर दी आपने तो। मैंने कहा अजीब सी नहीं, मैं सच कह रहा हूं आपसे। मैं हिंदुस्तान में सिंपैथी वोट देने वाले बहुत लोग हैं, सबके मन बदल जाएंगे ये बंदा चला गया, चल इसके नाम पे एक वोट देते हैं। हो सकता है। तो वैसे हम यही कह रहे हैं कि मोदी जी 10 वर्ष हो गए, सम्मान के साथ चले जाओ, मान से चले जाओ। काय को इतनी रार करना बैठ के, सत्ता लोलुपता किस लिए है? अनिल जैन जी। दिनेश जी, एक शायर भी कहा करते हैं कि कुर्सी ही तो है, कोई हमारी अर्थी तो नहीं, और अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। तो 2016 में मोदी जी ने एक बारी कहा था कि भाई 50 दिन के अंदर अंदर अगर मेरे को 50 दिन का समय दीजिए आप, और मैं देश के हालात ठीक नहीं कर पाया तो जो आप कहोगे मैं तो झोला उठा के चल दूंगा जी, मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं। तो 50 दिन से अब आप देख लीजिए 7 बरस बीत गए। ठीक है, अब वो 50 दिन का काम जो है, अगर आप 7 बरस को 365 दिन से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं। तो वो काम तो बना नहीं। अब हम तो उम्मीद करते हैं कि किसी दिन अचानक रात को 8 बजे जो है मोदी जी आएंगे और वो कहेंगे कि भाइयों और बहनों, देखो मैं इस देश में मैंने तो बड़ा अथक प्रयास किया, 18-18 घंटे काम भी किया, 2 घंटे 3 घंटे की ही नींद ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इस देश की बेरोजगारी है वो पूरी दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे ज्यादा बेरोजगार आज हमारे देश में है, सबसे ज्यादा भुखमरी, गरीबी। और कल मैं देख रहा था दिनेश जी, कैसे गरीब लोगों की भीड़ जो थी वो अयोध्या में जो दिए जलाए गए और वो बुझे, तो उस बुझे हुए दियों का तेल लेने के लिए बेचारे फटे हाल लोग, छोटे छोटे बच्चे, वो कोई प्लास्टिक की बोतल लेकर के कैसे उस तेल को इकट्ठा कर रहे थे। दिनेश जी, ये तो सीन जो है ये तो सोमालिया में भी नहीं होता। ये तो सोमालिया से बड़े बुरे हाल देखने को कल मिले। तो आप देखिए, ग्रेसफुली जिसको कहते हैं ना, शालीनता से स्वीकार कर लीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना। अब देखो इस देश ने, अब ये तो यहाँ पे तो यूरेनियम भी है, लिथियम भी है, कॉपर भी है, कोयला भी है, आयरन भी है। हमारा देश तो खनिज पदार्थों से, और तरह तरह के फल होते हैं, हमारी धरती इतनी उपजाऊ है। सेब भी होता है, आम भी होता है, पता नहीं कितने किस्म के फल हैं, किसी किस्म के अनाज हैं, मिलेट्स हैं, जिनका मिलेट्स की पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। तो किसान काम कर रहा है, डॉक्टर इंजीनियर सब काम कर रहे हैं, देश का आदमी लगा हुआ है, मजदूर भी लगा हुआ है, वैज्ञानिक भी लगा हुआ है, देश को बना रहे हैं खुशहाल। देश को वो ले गए, 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी इस देश के 142 करोड़ लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है कि 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की, और फिर 80 करोड़ लोग अनाज को मोहताज। दिनेश जी, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको आज तक इतिहास का
कि दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो और 80 करोड़ लोग बाग भूख से बिलख रहे हैं। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? चंद लोगों की जेब में पैसा जा रहा है सारा का सारा। तो आर्थिक, जिसमें समावेशी आर्थिक नीतियां होनी चाहिए, जो जब देश तरक्की कर रहा है, देश के पास पैसा है, तो वो सबकी जेब में आना चाहिए ना, 2-4 लोगों की जेब में ही थोड़ी जाना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, मोदी जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जैसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल आपने क्रिकेट का शुरू में उदाहरण दिया, तो हमारे गावस्कर साहब एक बात को कहा करते थे कि आप तब रिटायर हो जाइए कि लोग पूछें क्यों, वाई, ये ना कि लोग कह लें वाई नॉट। तो आज वाई नॉट की स्थिति आ चुकी है। जी। हाँ, वाई नॉट रिटायर, वो वाली जी। स्थिति आ चुकी है। तो ये स्थिति नहीं आने दीजिए। देखिए, हम चाहते हैं कि आज दिवाली का दिन है और हमारा देश खुशहाल हो, संपन्न हो, सशक्त हो और हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बजे। लेकिन जब खुशहाल कहते हैं तो ये नहीं कि 5-10 लोगों की जेब भरी हो, उनकी तिजोरियां भरी हो। खुशहाल का मतलब ये है कि देखिए, अब ये अगर देश को एक भवन के रूप में दे दे तो ये 142 करोड़ ईंटों का देश है, भवन है। उसमें एक एक ईंट जो है ना दिनेश जी, हमारे भवन की, वो मजबूत होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक खुशहाल, संपन्न, स्वस्थ, शिक्षित, उसको रोजगार हो उसकी उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसा अभी एक एग्जांपल राहुल गांधी ने दिया कि वो स्टेशन पे गए, सिविल इंजीनियर क्वालिफाइड बीटेक, हजारों रुपए उसने अपने खर्च किया इंजीनियरिंग शिक्षा पे, और वो कुली का काम कर रहा था स्टेशन पे। तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट नहीं, उबर चला रहे हैं, ओला चला रहे हैं, बड़े बड़े बेचारे ग्रेजुएट और बीटेक बच्चे हमारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के, स्विगी के पैकेट डिलीवर कर रहे हैं, 6-6 हजार, डिलीवर 8-8 कर हजार रहे के हैं। अंदर, तो ये इसको, इंजीनियर होके। ये रोजगार नहीं कहते हम इसको कि भाई इंजीनियर पकोड़ा बना ले तो उसका रोजगार मिल गया, इसको हम नहीं मानते। तो इस देश को सुधारने के लिए ठीक है। अब आपने जैसे उदाहरण, तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा अपने समय में, लेकिन वो कप्तान के रूप में फ्लॉप हो गया, तो उसने स्वीकार कर लिया भाई मेरे बस की बात नहीं है।